अब हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट के पैकेज को यूज़ कैसे किया जाता है इस लेक्चर में। स्प्रेडशीट में जो ये स्प्रेडशीट तो डिफरेंट होती हैं, एक्सेल उसकी एक एग्जांपल है, और एक्सेल ही क्योंकि वाइडली यूज़ होती है हर जगह पे, इसलिए हम इसमें एक्सेल को ही डिस्कस करेंगे। स्प्रेडशीट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज़ एक्सेल के अलावा भी, लेकिन आप ये कह लेंगे 95% जगहों पे एक्सेल ही यूज़ होता है, इसलिए एक्सेल ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन में तो उसने यही बात बताई है कि हम इसमें एक्सेल पढ़ेंगे और उसमें स्प्रेडशीट की ऑल फीचर्स एक जैसे होते हैं वगैरह वगैरह। स्प्रेडशीट है क्या? स्प्रेडशीट कुड बी डिफाइंड एज अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल्स। यानी सादी डेफिनेशन है, ये कॉलम्स हैं इस तरह ABCDEF सो ऑन, और इस तरह रोज़ हैं। तो ये यहाँ पे जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है, ये उसका एक सेल बन जाता है। सेल का एक रेफरेंस है A1, यानी A कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, इसलिए A1 है। ये B1 C1 D1 E1 F1, इसी तरह A2 A3 B2 B3, तो ये सेल रेफरेंसेस चलते रहेंगे। ईच कॉलम इज़ आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स, जैसे कि अभी हमने देखा ABCD कॉलम के जो टाइटल्स हैं वो लेटर्स में हैं। वाइल ईच सेल हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर्म्ड बाय लेटर और लेटर्स एंड नंबर्स। जैसे अभी हमने देखा कि ये जब हम सेल सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल का आइडेंटिफायर है A1। तो A1 का मतलब है कि A कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये सेल का रेफरेंस है। यहाँ हम कहीं भी क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, तो अब ये सेल क्या है F19, कि F कॉलम में है और 19th रो में है, तो ये उसका रेफरेंस आ गया, आइडेंटिफायर इसको कहते हैं। फिर नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज में बी एंटर्ड इनटू दीज सेल्स। आप इस सेल में क्या एंटर कर सकते हैं? नंबर एंटर कर सकते हैं 1 2 3, आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं ABC, आप फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ें आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फार्मूला है इज़ इक्वल टू A1, वो आगे हम देखते हैं उस फार्मूलाज क्या हैं, प्लस A2, ये फार्मूला बना दिया हमने, तो वो एक एरर आई है, वो भी हम आगे देखेंगे। A formula normally involves a mathematical calculation on the content of other cells, the result being inserted in the cell containing the formula. These are not visible when you are entering data but resides in the background। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने एक वैल्यू और लिख लेते हैं 45। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था कि सेल 3 में A3 में वो A1 और A2 इन दोनों को ऐड करे और यहाँ पे उसकी वैल्यू आंसर लिख दे। ये हमने फार्मूला लगाया था A1 + A2, यहाँ पे भी शो हो रहा है, वो ऊपर फार्मूला बार में भी शो हो रहा है, ये फार्मूला बार है। तो A1 + A2 इज़ इक्वल टू का साइन फार्मूला से पहले बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे हम अगर इसको इज़ इक्वल टू के बगैर लिखेंगे A1 + A2, तो वो A1 + A2 ही लिखा हुआ आएगा। तो अगर हम इसको वर्क करवाना चाहते हैं तो हमें इससे पहले इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस हुआ है। जो ये बात उसने की है ना यहाँ पे कि द रिजल्ट बीइंग इंसर्टेड इन द सेल कंटेनिंग दीज आर नॉट विजिबल व्हेन यू आर एंटरिंग डाटा बट रिजाइड्स इन द बैकग्राउंड। जैसे आपने इस सेल में फार्मूला लगाया हुआ है, अगर इन दोनों सेल्स की वैल्यूज़ को डिलीट कर दें, कोई वैल्यू एंटर ना हो, तो यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, फार्मूला नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे, कोई भी वैल्यू 456 इधर एंटर कर लें, इधर 879 एंटर कर लें, वो उन दोनों को ऐड करके ये आंसर बता देगा। अब आपको यहाँ पे फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सेल सेलेक्ट है तो यहाँ फार्मूला नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें तो फार्मूला विजिबल हो जाएगा, या आप यहाँ क्लिक करके और ये फार्मूला बार में क्लिक करें तब भी यहाँ भी फार्मूला विजिबल हो जाएगा, वहाँ पे भी। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। सम और ऑल ऑफ द स्प्रेडशीट्स कैन बी प्रिंटेड आउट डायरेक्टली और सेव्ड ऑन डिस्क फॉर, ये हमें पता है कि हम इनका प्रिंट भी ले सकते हैं। Ctrl+P की कमांड दे लें, प्रिंट कैसे लेंगे आगे भी डिटेल में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। आप फाइल में जाएं यहाँ, और यहाँ से प्रिंट, ये प्रिंट की कमांड है,
यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो आगे प्रिंटर अटैच होगा तो उसके थ्रू आप प्रिंट ले सकते हैं, या आप इसको सेव कर सकते हैं। वो सेव कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। कुछ टर्म्स बताई हैं उसने। वर्कशीट है। वर्कशीट का मतलब क्या है कि एक स्प्रेडशीट पूरी जो होती है ना, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। तो वर्कशीट में एक स्प्रेडशीट जो वर्कशीट कहते हैं उसको, और एक पूरी वर्कबुक में, जो कि अगली टर्म है, बहुत सारी स्प्रेडशीट्स होती हैं। जैसे आपको ये जो सामने नज़र आ रही है, ये पूरी एक, या तो इसको वर्कशीट कहेंगे या हम स्प्रेडशीट कहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें जहाँ ये शीट 1 लिखा हुआ है, तो आपको इसके साथ एक प्लस का साइन नज़र आएगा। इस प्लस को आप प्रेस करेंगे, एक शीट और ऐड हो जाएगी। आप प्लस को फिर दबाएंगे, एक शीट और ऐड हो जाएगी। इसी तरह प्लस दबाते रहेंगे तो मल्टीपल शीट्स ऐड हो जाती हैं, क्योंकि सम टाइम्स हमें काम करना पड़ता है मल्टीपल शीट्स के ऊपर। तो अब ये जो हमारे सामने 5 वर्कशीट्स की एक कलेक्शन बन गई है, इसमें ये भी शीट है, ये भी है, ये भी है, चौथी, 5वीं। तो इसको कलेक्टिवली अब हम वर्कबुक कहेंगे। यानी एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स या स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं। वही बात जो अगली वर्कबुक उसने की है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। द वर्कबुक इज सिंपली अ फोल्डर दैट बाइंड्स टुगेदर योर वर्कशीट्स। यानी ये एक फोल्डर है जिसमें 5 वर्कशीट्स इकट्ठी हैं, और ये इकट्ठी सेव होंगी, इकट्ठी ही इन पे काम जो भी करना वो होगा। कॉलम्स एंड रोज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ABC ये कॉलम्स हैं, और ये इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 ये रोज़ हैं। और सेल क्या है, ये जो एक बॉक्स है ये सेल है। फिर शीट टैब्स हैं। शीट टैब्स क्या हैं वो भी हमने देखे। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये टैब्स बने हुए हैं। जिस टैब पे हम क्लिक करेंगे वो वाली शीट ओपन हो जाएगी। ये सिंपल चीज़ें हैं। विंडो का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी जो ये वर्कशीट है ना, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये नीचे आते जाएं, इस तरफ स्क्रॉल डाउन करें माउस के साथ, स्क्रॉलर जो बना हुआ है, या यहाँ से आप एरो प्रेस करें तो ये नीचे जा रही है, और अगर इधर से राइट की तरफ प्रेस करेंगे इसको तो ये राइट साइड पे जा रही है। तो ये पूरी जो है ना, ये एक पूरी विंडो है। तो हमें जो विजिबल है वो तो इतनी नज़र आएगी ना, जितनी कंप्यूटर की स्क्रीन है हमें उतनी ही वर्कशीट नज़र आएगी, लेकिन वो पूरी की विंडो है। सेल पॉइंटर सेल पॉइंटर, ये हमने जिस सेल में क्लिक करना है वो सेल के आगे पीछे आपने देखा है कि ग्रीन बॉर्डर बनता जा रहा है, ग्रीन लाइन है, जिसको भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, वो सब के आगे पीछे वो ग्रीन लाइन का बॉर्डर बन जाएगा। तो जो भी सेल एक्टिव है, सिलेक्टेड है, वो सेल बाइंडर इसको हम कहेंगे। इसको जिस सेल पे हमने क्लिक किया होता है इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। अब जो भी हम लिखेंगे, टाइप करेंगे, कुछ भी लिखें, वो इस एक्टिव सेल में ही टाइप होगा। A good way of testing your understanding of spreadsheet is an examination is to ask you to select the correct definition of one of the basic spreadsheet terms। यानी वो कहते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका इन से आ सकता है, वो आपको डेफिनेशन दी हुई होगी और वो नीचे पूछ लेता है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन बन सकता है, MCQ बन सकता है। आगे कहता है रनिंग अ स्प्रेड, कैसे चलाएंगे। सबसे पहले तो आपको मेन्यू का पता होना चाहिए। ये एक्सेल शीट ओपन कैसे करनी है, विंडोज़ वो बार ओपन करेंगे और वहाँ पे जहाँ पर आपने एक्सेल इंस्टॉल किया होगा एक्सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे पास विंडोज़ 10 है तो मैं विंडो बार में क्लिक करूँगा, ये सामने मेरे ओपन हो गया, और यहाँ से मैंने एक्सेल को क्लिक करना है तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो बाकी आप प्रोग्राम्स में जाके वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये तो जो विंडोज़ है आपके पास उसके अकॉर्डिंगली आपके पास मेन्यू आ जाएगा। अच्छा, जब ये ओपन हो गई यहाँ पे सामने, ये तो सिंपल उसने बताया कि कैसे ओपन करेंगे। फिर ये सेल पॉइंटर, फार्मूला बार, स्प्रेडशीट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, टाइटल बार, मेन्यू, ये सारा उसने बता दिया। अब हमारे पास ये जो ऊपर है ये सारा ये मेन्यू है, ये टाइटल बार है, और ये क्लोज और वो मिनिमाइज वगैरह बटन है। ये सिंपल चीज़ है।
टाइटल बार क्या होती है, मिनिमाइज फंक्शन क्या होता है, ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपको पता है। फार्मूला बार इंपॉर्टेंट है, स्टेटस बार भी खैर इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन हमें उसको भी समझना ज़रूरी है। फार्मूला बार ये है जहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, सेल में भी लिख सकते हैं फार्मूला और फार्मूला बार में भी लिख सकते हैं। अगर सेल में भी लिखा हुआ है तो वो यहाँ डिस्प्ले होगा, जो भी वैल्यू सेल में लिखी है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो यहाँ डिस्प्ले होगा। तो आप यहाँ पे भी जो टाइप करेंगे वो एक्टिव सेल में ही टाइपिंग होगी। दूसरी चीज़ स्टेटस बार है। स्टेटस बार इस तरीके से शो होगी कि वो आपको बताएगी कि आपके पास जो है ना ये नीचे ये सारी स्टेटस बार है नीचे, तो ये आपको ओवरऑल बता रही होती है कि आपके कीबोर्ड पे कौन सा बटन प्रेस हुआ हुआ है, ख़ास तौर पे कैप्स लॉक वगैरह। तो वो चीज़ें नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ऑन है, ये बताती है हमें। फिर स्क्रॉल बार आर यूज टू मूव योर स्प्रेडशीट। स्क्रॉल बार्स क्या हैं, वो ये हैं, ये एरोज़ यहाँ पे करें इधर आ जाएगी, इस तरफ क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, तो ये स्क्रॉल बार्स है। माउस के ऊपर जो स्क्रॉलर है वो होता है बटन, उससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर आगे सिंपल ऑपरेशन बता रहा है कि न्यू फाइल कैसे क्रिएट होगी। आप यहाँ फाइल में जाएं और यहाँ न्यू पे क्लिक करें, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करें, तो ये आपके पास एक नई क्या क्रिएट होगी, वर्कशीट, स्प्रेडशीट या वर्कबुक कह लें, ये आपके पास क्रिएट हो गई। From the menu, new option, new Excel workbook will appear on screen. Once you have created document, you must save it if you wish to use it future. वो सेव करने के बाद अब सेव कैसे करेंगे, उसी तरह जैसे हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। जब हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ सेव करनी है। हम पीसी में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो वो पूछ लेगा आपने फ़ाइल का नाम क्या रखना है। हम इसका नाम रख देते हैं प्रैक्टिस, और ये एज एन एक्सेल वर्कबुक सेव हो रही है। ओल्डर वर्जन में भी हम सेव कर सकते हैं इसको, वो एक्सेल एक्स, ये वाला एक्सेल एस आएगा, ये पुराना वर्जन है। एक्सेल एस बी है, ये बाइनरी, ये हमारे काम का नहीं है। मैक्रो एनेबल्ड, ये भी हमारे काम का नहीं है। बस दो याद रखें, एक्सेल एस एक्स और एक्सेल एस। तो जिनके पास 2007 से प्रीवियस वर्जन होगा एक्सेल का, उनकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली एक्सेल एस में सेव होगी। और अगर आप एक्सेल एस एक्स में सेव करेंगे तो वो वाली फ़ाइल जो होगी ना, वो पुराने वर्जन में ओपन नहीं होगी। ये बात याद रखने वाली है। तो यहाँ से हम सेव कर देंगे उसको। अब हमारे पास सेव हो गई, तो यहाँ पे उसके टाइटल बार में भी नाम practice.xls एक्स आ गया। पहले वो वर्कबुक 1 आ रही थी, बुक 1 आ रही थी। सेव कर लिया हमने उसको, जिस ड्राइव में हमने सेव करना था वहाँ सेलेक्ट करके हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, फाइल का नाम रखा, ओके का बटन प्रेस किया। अब आगे सेव एज की जो बात कर रहा है वो ये है कि अगर हम इसमें इसी शीट को नए नाम से सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस फाइल तो रहे, लेकिन एक नई फ़ाइल जिसमें यही डाटा बेसिक स्ट्रक्चर हो वो सेव हो जाए, तो फिर हम फाइल सेव एज करेंगे और उसी तरह डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम रख देते हैं हम प्रैक्टिस 1 और सेव करेंगे। अब आपका टाइटल बार में आ गया प्रैक्टिस 1। वो जो प्रैक्टिस वाली फ़ाइल थी वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गई है और प्रैक्टिस 1 ओपन है यहाँ पे सामने। अच्छा, अब वो जो प्रैक्टिस वाली फ़ाइल है वो आप देखेंगे कि ये डेस्कटॉप पे दो चीज़ें सेव्ड हैं, एक प्रैक्टिस और एक प्रैक्टिस 1। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन है। क्लोजिंग, अब फाइल क्रॉस का बटन प्रेस करेंगे, क्लोज़ हो जाएगी। अगर आपने कोई चीज़ सेव नहीं की हुई तो वो पहले पूछ लेगा कि सेव करनी है या नहीं करनी। मूविंग डायरेक्टली टू सेल, द गो टू कमांड। अच्छा, आपके पास बेशुमार सेल्स हैं, आप चाहते हैं कि आपका सेल है A1 A2 में है, अभी ये सिलेक्टेड है, आप यहाँ आना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये O19 सेल में आ गया। लेकिन इसका एक ऑप्शन और भी है कि आप गो टू कमांड के थ्रू भी आप O19 में जा सकते हैं। अब गो टू कमांड कैसे आएगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें कि मैंने वहाँ पे गो टू कमांड के थ्रू O19 में आ गया, मैंने क्लिक नहीं किया। अब गो टू कमांड इस तरह आती है कि आप कीबोर्ड के ऊपर F5 को प्रेस करें तो ये आपके पास गो टू विंडो ओपन हो जाएगी। और कहता है अभी आप A2 में हैं तो आप P15 में जाना चाहते हैं
P15 यहाँ लिखें और ओके करें तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो सेल है P15 वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। ये गो टू कमांड है, किसी भी सेल पे जाना चाहते हैं वो ये यहाँ पे लिखा हुआ उसने प्रैक्टिकल करके बता दिया। द हेल्प फैसिलिटी, ये आम तौर पे हम यूज़ कम ही करते हैं कि फेसबुक इसमें एक्सेल में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप एक्सेल को ओपन किए हुए अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो एक्सेल को सामने रख के, यानी एक्टिव आपके सामने एक्सेल हो, तो फिर अगर आप F1 प्रेस करें तो आप देखेंगे, जैसे मैंने कीबोर्ड पे F1 प्रेस किया है तो ये सामने एक विंडो ओपन हो रही है और वो एक्सेल 2016 हेल्प ओपन कर दिया उसने। तो इसमें आपके बहुत सारे फंक्शंस, इवन अगर आप एक्सेल को डिटेल में भी सीखना चाहते हैं ना तो आपको एक्सेल की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल एक्सेल के ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट खुद ही इतना ज़्यादा सिखा देता है कि आपको नॉलेज आ जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस से उसको सीख सकते हैं। जैसे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड डाटा वैलिडेशन का टॉपिक उसने दिया हुआ है। ये अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है तो ये उन्होंने एक्सेल चैट सेशन भी आप कर सकते हैं उनके साथ चैट। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो भी उन्होंने दी हुई है। डाउनलोड एन एग्जाम्पल वर्कबुक डाटा वैलिडेशन की, वो काफ़ी सारा मटेरियल उन्होंने हेल्प में दिया होता है। यानी अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं चीज़ों को तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आपको कोई पेड कोर्सेज़ करने की आजकल के दौर में ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। तो ये हेल्प का उसने खैर बताया कि कैसे हेल्प ली जा सकती है। पुटिंग डाटा ऑन टू अ वर्कशीट, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हम एंटर करते जाएंगे जो भी चीज़ तो वो एंटर होती जाएगी। Entering text. Text is entered by simply typing into a cell. Typing any letter at the beginning of cell entry cause it to be accepted as a label rather than a value. If the text you enter is longer than the width of cell, then the text will run over into the next cell. अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपने लिखा we are learning spreadsheet, ठीक है, और एंटर का बटन प्रेस किया तो आपने देखा कि आपका ये जो टेक्स्ट आपने लिखा A1 में है लेकिन वो B1 में भी शो हो रहा है और C1 में भी शो हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली कहता है रन ओवर अदर एक्स सेल्स। लेकिन अगर B1 में भी कुछ वैल्यू लिखी हुई है, जैसे हम कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, 56 लिख देते हैं, आप एंटर कर रहे हैं तो अब आपने देखा कि जो A1 में वैल्यू लिखी हुई थी वो अब इस पे रन ओवर नहीं हो रही क्योंकि अब ये स्पेस खाली नहीं है, लिखी हुई वो वहीं पे है। वी आर लर्निंग स्प्रेडशीट, जब हम A1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी स्टेटमेंट है वहीं, लेकिन अब B में वैल्यू आ गई B1 में तो अब वो उसको हाइड कर देगी। अगर B1 की वैल्यू डिलीट कर देते हैं हम तो आपने देखा है कि दोबारा वो शो होगा। बेसिकली ये है वैल्यू B1 और C1 खाली है, ये B1 ये C1 खाली है, ये टेक्स्ट उसके ऊपर आ गया है, उसको कवर कर लिया हुआ उसने। लेकिन जब हम इनकी प्लेस में इनकी अपनी वैल्यू एंटर कर देंगे 56 ये वॉट, तो वो अपनी जगह कवर कर लेगा। तो वो फिर जो A1 का डाटा इस पे ओवरले हो रहा था वो अब हमें नज़र नहीं आएगा। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि अब फिर वो वी आर लर्निंग द स्प्रेडशीट वो कैसे शो कराएं। तो अगर आप ये A कॉलम जहाँ पे एंड हो रहा है ना वहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है ये, और यही ग्रे लाइन पे यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो ये इस तरह का एरो बन जाएगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करें और इसको यूं ड्रैग करें इस तरफ। अब आप देखें उसकी विड्थ बढ़ रही है, वो जो ग्रीन वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने यहाँ तक इसको करके तो क्लिक को रिलीज़ किया तो अब हमारा ये वाला सेल इतना ज़्यादा खुला हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक सेल इतना ज़्यादा वाइड नहीं होता, वो पूरा का पूरा कॉलम वाइड होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि A1 सेल अकेला तो ऊपर से बड़ा हो जाए, उसका साइज़ विड्थ बढ़ जाए और नीचे वाले सेल की विड्थ ना बढ़े, ये नहीं हो सकता। एक्सेल में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर आप रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसी तरह सेलेक्ट करके यूँ नीचे आएंगे तो रो की जब हाइट बढ़ेगी तो उसके सामने वाले सारे सेल्स की हाइट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे वो कहता है कि बट इफ़ द नेक्स्ट सेल ऑल्सो कंटेन डाटा इंफॉर्मेशन देन यू विल ओनली सी पार्ट ऑफ टेक्स्ट यू एंटर्ड।
यानी हमारी B1 में भी जब हमने डाटा एंटर कर दिया था तो A1 वाली वैल्यू फिर B1 में शो नहीं हुई. There will be times when you want a spreadsheet to treat a number or a formula as text. To do this, you must type an apostrophe in front of the number or formula you are entering. For example, कहता है कि 01707320903 और इज इक्वल टू A4 + D5. तो इसमें वो कहता है कि जब आप नंबर और फार्मूला को टेक्स्ट के तौर पे कंसिडर करना चाहते हैं तो अपोस्ट्रॉफी हमें देनी है. जैसे हम अगर यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे वैल्यू लिख देते हैं 526 और ये वैल्यू लिख दी है. अब ये एक नंबर है, लेकिन कहता है कि इस नंबर के पहले अगर अपोस्ट्रॉफी लगा दें, यानी एक ऐसे कॉमा लगा दें और फिर एंटर करें, तो अब नंबर को हमेशा एक्सेल राइट अलाइन करता है, लेकिन टेक्स्ट को वो लेफ़्ट अलाइन करता है. अब देखो हमने अपोस्ट्रॉफी लगाई, ये कॉमा लगाया नंबर के शुरू में, तो उसने इसको लेफ़्ट अलाइन कर दिया. अब वो इस नंबर को टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा है, लेकिन उस कॉमा को वो शो नहीं कराएगा. यहाँ पे हमें फार्मूला बार में वो शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उस सेल में शो नहीं हो रहा कॉमा. तो ये उसने एक जनरल बात बताई है कि आप पहले अपोस्ट्रोफी यूज़ करें, जैसे ये कॉमा लगा के फिर इज इक्वल टू और आगे फार्मूला, तो वो टेक्स्ट के तौर पे उसको लेगा, उसको एज अ वैल्यू एज अ नंबर नहीं लेगा. नंबर एंटर करने का तरीका भी हमें सिंपल सी बात है कि अभी हमने एंटर किए नंबर, कोई भी रैंडम नंबर हम एंटर कर लेते हैं ऐसे और एंटर करते हैं तो ये नंबर. अब ये देखेंगे उसने नंबर असल में ये है, लेकिन उसको उसने इस तरह 1.31 रेज़ टू पावर 15 करके वैल्यू दे दी है. तो अब हम इसको फॉर्मेट करके नंबर को लेके आ सकते हैं, वो बाद में करेंगे. जैसे यहाँ कहते हैं मूव कर्सर बैक ऑन टू द सेल, क्लिक ऑन फॉर्मेट. अब आ जाएं वापस, फॉर्मेट करें भाई. अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये एक ओपन हो जाएगी पॉपअप विंडो. यहाँ पे ये फॉर्मेट सेल पे हम क्लिक करेंगे, एक और विंडो ओपन हो जाएगी. अब हमने इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में. जनरल सेलेक्ट हुआ हुआ था, हमने इसको नंबर्स में कन्वर्ट किया. नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने यूज़ 1000 सेपरेटर्स, वो जो हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आ जाता है, अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं उस पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगी वैल्यू, और ओके करेंगे तो अब आपका ये नंबर पूरा का पूरा शो होना शुरू हो जाएगा. तो ये फॉर्मेट कर लिया हमने उसको, ये सारा उसने उसका तरीका बताया हुआ. और ये पूरा 1000 सेपरेटर यूज़ करना है नहीं करने. अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ अभी रह गई, वो है कि अगर हम डॉलर का साइन यूज़ करना चाहते हैं वैल्यू में, करेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे. यहाँ डॉलर का साइन आपने देखा नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम करेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो ये रुपीज़, इसको हम सिंबल को डॉलर्स में ले जा सकते हैं कुछ भी, तो वो हम लगा के ओके कर देंगे तो वो रुपीज़ RS लिखा हुआ आ जाएगा. कट कॉपी एंड पेस्ट, कट, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, कट किया, यहाँ फिर राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, तो वैल्यू वहाँ चली गई. फिर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, नीचे वाले में पेस्ट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू वहीं रहेगी, नीचे भी वो पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों सेल्स में सेम वैल्यू आ गई तो कॉपी पेस्ट हो गया. तो वो आगे उसने बताया. अच्छा, एक सिंपल सा मेथड और भी है कि अगर आप इस पर कॉपी करते हैं ना और यहाँ पे मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करें और एंटर का बटन प्रेस करें, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो वैल्यू कॉपी की है वो उन सारे सेल्स में जो कि सिलेक्टेड है पेस्ट हो जाएगी. अब आपने देखा कि यहाँ वो वैल्यू शो नहीं हो रही कहीं पे भी, हैशटैग्स शो हो रहे हैं. ये तब होता है जब आपके सेल की विड्थ कम है और वो जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा बड़ी है, तो वो इस तरह शो करेगा. इसका तरीका भी वही है कि हम यहाँ से पकड़ें इसको और इसको, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दें तो ये शो हो गई. अब इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह एक्सटेंड करना एक तरीका है. अगर आप इस D को देखें तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ आया ना, तो इस पे लेफ़्ट क्लिक को लेफ़्ट डबल क्लिक करें ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी उतने लेवल तक जितने लेवल में इसमें वैल्यू पूरी आ जाए. तो ये दूसरा तरीका है उसमें. इसी तरह इसको करके देख लें.
इसी तरह अगले वाले को करके देख लें तो ये एक्सटेंड होती जा रही वैल्यूज़। सेल रेफरेंस चेंज, अच्छा ये तो कॉपी होगी ना वैल्यू। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया था, इसको दोबारा कुछ वैल्यू एंटर कर लेते हैं ताकि ये, अब यहाँ फार्मूला लगाया था हमने इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अगर हम इस सेल को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी किया हमने, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो अब देखिए फार्मूला यहाँ लिखा हुआ था A1 प्लस A2, यहाँ वो लिखना है गया है B1 प्लस B2, यानी यहाँ ये इन दोनों को ऐड कर रहा था नीचे इधर, और इन दोनों को वो यहाँ ऐड कर रहा है। फार्मूला ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया है। तो ये एक्सेल में ऑटोमेटिक फंक्शन है कि वो जब सेल रेफरेंसेस चेंज होते हैं, किसी नए सेल में जाके फार्मूला पेस्ट करेंगे तो उसको उस कॉलम के अकॉर्डिंगली वो अपडेट कर देगा। तो ये जो होता है ना, ये आपका वो आएगा भी, क्वेश्चन भी आता है कि ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। हमने B1 प्लस B2 यहाँ लिखा, यहाँ A1 प्लस A2 था, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया तो वो B1 B2 हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये रिलेटिव रेफरेंस है, वो आगे एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का टॉपिक आता है, उसमें देखते हैं। तो दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट कॉपिंग। वो इफ़ यू डू नॉट विश फॉर सेल रेफरेंसेस टू बी चेंज ऑटोमेटिकली, अब ये रिलेटिव कॉपिंग हो गई ना कि उसने A1 प्लस A2 को B1 प्लस B2 कर दिया, ये रिलेटिव कॉपिंग है। आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मूला एज इट इज़ रहे, यानी A1 प्लस B1 ही रहे, वो चेंज ना हो। इसके लिए आपको एब्सोल्यूट कॉपिंग करनी पड़ती है, और एब्सोल्यूट कॉपिंग करने का तरीका ये है कि जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो A1 प्लस A2 ना लिखें, बल्कि A1 से पहले भी डॉलर का साइन बनाएं, फिर उसके बाद 1 से पहले भी डॉलर का साइन बनाएं। इसी तरह A2 से पहले भी डॉलर का साइन बनाएं और 2 से पहले भी डॉलर का साइन बनाएं, और अब एंटर करें, फार्मूला तो वही है। अब जब आप यहाँ से फार्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ पे फार्मूला पेस्ट करेंगे ऐसे, तो अब आपने देखा कि फार्मूला यहाँ पे भी A1 प्लस A2 था, यहाँ पे भी वो A1 प्लस A2 रहा। बीच में जो डॉलर के साइन बनाए हैं ना, ये बेसिकली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए बनाए हैं, एब्सोल्यूट कॉपिंग के लिए बनाए हैं। अब यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों में जो वो ऐड कर रहा है वो A1 और A2 को ही ऐड करके हमें आंसर दिखा रहा है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है, जिसमें हम डॉलर का साइन अल्फ़ाबेट से पहले भी यूज़ करते हैं और नंबर से पहले भी, इसी तरह दूसरे भी अल्फ़ाबेट से पहले भी और नंबर से पहले भी। ये जहाँ जहाँ हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस देना है वहाँ पे हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे, और जिस सेल के साथ हमने नहीं देना उसके साथ नहीं यूज़ करेंगे। फॉर्मेटिंग नंबर, ये भी हमने अभी देख लिया कि फॉर्मेट ऑफ नंबर करेंसी है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट में गए तो नंबर फॉर्मेट है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है। अच्छा, करेंसी में देखें कि ये नेगेटिव नंबर का ऑप्शन आ रहा है कि नेगेटिव नंबर रेड कलर में आ जाए या ब्रैकेट में आ जाए। जैसे हमें अकाउंटिंग में पता है कि नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में आते हैं। डेसिमल प्लेसेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट। जब हम डेट एंटर करते हैं ना तो हमें डेट का फॉर्मेट सेट करना पड़ता है। इसको भी देख लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने डेट सेट एंटर की 12 नवंबर यानी 11/20/20 एंटर किया तो उसने 12/11/2020 लिख दिया। हम चाहते हैं कि हमारा डेट इस तरह आए कि 12 नवंबर 2020, यानी नवंबर NOV लिखा हुआ है या नवंबर पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट आया हुआ होगा और इसमें हम अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट यहाँ से नीचे करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट है 14 मार्च 12 एग्जांपल के तौर पे दिए, हम ओके करेंगे तो उसने 12 दिसंबर 20 कर दिया। हमने क्या लिखा था 12 नवंबर। अब ये फ़र्क है पाकिस्तानी और US फॉर्मेट में। हम लिखते हैं पहले दिन, फिर महीना और फिर साल, जबकि US में क्योंकि हमारे आम तौर पे जो लैपटॉप में लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं ना हम या कंप्यूटर में,
विंडोज़ के साथ वो हम इंग्लिश यूएस वर्जन करते हैं। उसकी भी एक ख़ास रीज़न है कि हमारा जो कीबोर्ड फॉर्मेट होता है वो यूएस फॉर्मेट है। अगर हम यूके का फॉर्मेट लगाएंगे तो हमारा कीबोर्ड की तरतीब ख़राब हो जाएगी। हमारा @ का साइन जो है वो 2 पे होता है, जबकि यूके में वो 2 पे नहीं होता, नंबर 2 वाली जो नंबर की होती है उस पे नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम यूएस में ये होगा कि वो मंथ पहले एंटर करता है यानी 11, फिर डे एंटर करता है और फिर ईयर। अब 12 नंबर 20 आ गया। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट का हमें समझना पड़ता है कि कौन सा किसका फॉर्मेट है। अच्छा, इसी तरह टेक्स्ट को भी फॉर्मेट किया जा सकता है। यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तरीका क्या है कि हमने कोई चीज़ लिखी, यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, टाइम्स न्यू रोमन में, कैलिब्री लाइट में, कोई भी फ़ॉन्ट हम रख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट हम जैसे वर्ड में रखते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट हम चूज़ करेंगे वो उस तरह का आ जाएगा। हम बोल्ड करना चाहते हैं इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हम पूरे को बोल्ड नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ए को बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसको डबल क्लिक करेंगे सेल पे तो वैल्यू सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ ए सिलेक्ट हो जाएगा। इसको बोल्ड करना चाहें, ये देखें सिर्फ ए बोल्ड हो गया। तो ये फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ऑप्शन है हमारे पास। और विड्थ ऑफ कॉलम हम चेंज कर सकते हैं, मैंने जैसे पहले बता दिया। अलाइन कॉलम हेडिंग अंडरलाइन कर सकते हैं, वो अंडरलाइन का ऑप्शन है। और इसी तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर कैसे है कि हम चाहते हैं कि ये हेडिंग है तो इसके नीचे बॉर्डर आए, यहाँ यानी नीचे वाली साइड पे एक लाइन आए। तो हम यहाँ ये देखें, ये बने हुए एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स हैं। हम सिर्फ बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ बॉर्डर बॉटम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे ये डार्क ब्लैक लाइन आ गई है। इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं बॉक्स बन जाए, थिक आउटसाइड बॉर्डर, यूँ करेंगे तो ये पूरे उस सेल के राउंड अबाउट बॉर्डर बन गया। तो ये बॉर्डर लगा सकते हैं हम फॉर्मेटिंग में। ये सारा उसने बॉर्डर का दूसरा तरीका बताया कि फॉर्मेट सेल में जाके भी, जैसे इन सारे सेल्स को अगर हम सिलेक्ट करें यहाँ से, और हम चाहते हैं कि ये सब के इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाए, तो एक तरीका तो वहाँ से है, वहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ नीचे वाली लाइन आए, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। यहाँ पे नंबर है, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर्स, फिल, प्रोटेक्शन, बॉर्डर्स पे जाएं। हम इनमें से बॉर्डर की कोई लाइन सेलेक्ट करेंगे पहले कि हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए। ऑटोमेटिकली तो ये प्लेन लाइन ये सिलेक्ट होती है, तो यही सिलेक्ट रहने दें। तो हम चाहते हैं कि बॉर्डर, अब ये देखें टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपके पास 4 सेल्स हैं तो 4 सेल में आप किस तरह बॉर्डर लगाएंगे। हम इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के दरमियान में ये जो बना हुआ है ना छोटा सा टी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा बॉर्डर। दोबारा क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाएगा। इस जगह क्लिक करेंगे ना अगर हम यहाँ दरमियान में, तो ये इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। और बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम पे आ जाएगा, टॉप पे क्लिक करेंगे टॉप पे आ जाएगा। और इनमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं ये बॉर्डर्स और ओके कर दें। अब हम सिलेक्शन को हटाएं तो आप देखो कि सिर्फ इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं, वर्टिकल लाइंस नहीं लगी हुई। हम वर्टिकल लाइंस भी लगाना चाहते हैं, दोबारा सेलेक्ट करें, दोबारा फॉर्मेट सेल्स पे जाएं और ये वाली जो वर्टिकल लाइंस है ना, इस साइड पे भी, यहाँ पे भी, दरमियान में भी और यहाँ पे भी, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब ये ऑल अराउंड बॉर्डर लग गए उसके, तो ये बॉर्डर के लिए फॉर्मेटिंग कर ली हमने। ये सारे ऑप्शंस उसने बताए हुए। तो बॉर्डर की मल्टीपल टाइप्स उसने दी हुई हैं कि वो स्ट्रेट लाइन सिंगल है, डॉटेड लाइन है, डबल लाइन है, थिक लाइन है, तो वो बहुत सारे उसके ऑप्शंस दिए हैं। अब ये एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग उसने दी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओवर मैनुअल अप्रोच, सिक्योरिटी, स्पीड, एक्यूरेसी और लेजिबिलिटी। कहते हैं कौन सी चीज़ जो है ना वो इसका फीचर नहीं है, इसकी स्प्रेडशीट का एडवांटेज नहीं है, कि जो मैनुअल में तो नहीं होता और स्प्रेडशीट में होता है, तो वो स्प्रेडशीट का एडवांटेज होगा। कहता है कौन सा ऐसे इन चार ऑप्शंस में है कि जो स्प्रेडशीट का फीचर नहीं है। हमें पता है कि स्प्रेडशीट मैनुअल से तेज़ भी होती है, एक्यूरेसी भी उसमें ज़रा ज़्यादा होती है टोटल करते हुए, लेजिबिलिटी भी है, सिक्योरिटी का एक है कि आप अगर उस पर पासवर्ड वगैरह नहीं लगाते
और वो एक्सेल की शीट आपकी चोरी हो सकती है, जिस तरह कोई रजिस्टर आपका उठा के लेके जा सकता है। तो वो स्पेसिफिक एडवांटेज सॉफ्टवेयर का नहीं है। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। कहता है कि आप इस तरह एक शीट बनाएं, एक कॉलम में इसी तरह रो 1 में कैश फ्लो की हेडिंग दें और प्रोबेबिलिटी, फिर कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, और ये कॉलम सी में आप कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करें। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं, हम अपना डाटा ये वाला डिलीट कर देते हैं, या नहीं दूसरी शीट पे चले जाते हैं। यहाँ से दूसरी शीट ओपन की, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलम ए और रो 1 में हमने हेडिंग देनी है कैश फ्लो, दूसरी जगह हमने हेडिंग देनी है प्रोबेबिलिटी, और तीसरी हेडिंग देनी है सी एफ मल्टीप्लाई एक्स दबाएंगे यहाँ पे। वैसे मल्टीप्लाई स्टार से होता है, लेकिन हम ये क्योंकि सिर्फ उसकी हेडिंग टाइप कर रहे हैं तो हम एक्स कीबोर्ड से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब देखें कैश फ्लो तो ठीक, हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए कॉलम, ये भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वाइडर हो जाए, इसको भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वाइडर हो जाए। अब हम कॉलम 2 रो 2 से वैल्यूज़ एंटर करना शुरू करेंगे, 250, 350, 450, 600 और टोटल 250, 350, 450 और 600, और नीचे उसने यहाँ लिख दिया टोटल। बेसिकली उसने कैश फ्लो का टोटल नहीं किया, उसने प्रोबेबिलिटी और इसका टोटल किया। अब ये देखें कि हमारे और उसके बनाए हुए फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। उसकी ये सारी वैल्यू सेल्स के बीच में आ रही हैं, दरमियान में आ रही हैं, जबकि हमने जो लिखा हुआ है कैश फ्लो साइड पे आ रहा है, ये नंबर राइट साइड पे आ रहे हैं, टोटल फिर लेफ्ट साइड पे आ रहा है। क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट हैं, ये नंबर्स हैं, नंबर को मैंने बताया राइट अलाइन करेगा, टेक्स्ट को वो लेफ़्ट अलाइन करेगा। हम चाहते हैं सारा कुछ दरमियान में आ जाए। इस पूरे वैल्यूज़ को लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ अलाइनमेंट पे अगर आएँ तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये मिडल है, ये राइट है। मिडल वाले को प्रेस करें तो उसी की तरह हमारा भी मिडल अलाइनमेंट होगी। इसको भी हम मिडल अलाइन कर लेंगे, डाटा लिखने से पहले भी कर सकते हैं, और इसको भी हम मिडल अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी उसने जो हमें दी हुई है वो है 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 3, 2, 4 और 1, 0.3, 0.2, 0.4 और 0.1। अब प्रोबेबिलिटी का ये रूल होता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। वो 1 लिखा हमने, उसने 1 लिखा नहीं है बेसिकली। आप 0.3, 0.2, 0.4, 0.1 को कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 1 अगर आपने कैलकुलेटर पे करके लिखना है टोटल, तो फिर एक्सेल का फ़ायदा क्या हुआ, स्प्रेडशीट का फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ आपने लगाना है फॉर्मूला लगाएंगे या फंक्शन लगाएंगे। हम चाहते हैं कि ये चारों वैल्यूज़ ऐड होके उसका आंसर यहाँ पे आ जाए। हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगाएंगे। सम करना चाह रहे हैं ना, तो सम का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के हम लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे रख के प्रेस करेंगे, और फिर प्रेस किए हुए ही नीचे तक जहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये चारों सेल्स हमारे सेलेक्ट हो गए। जब सेलेक्ट हो गए ब्रैकेट को क्लोज़ करें, एंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली उसने 1 लिख दिया। यहाँ क्या कर रहा है, कैश फ्लो CF को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू 250 वैल्यू किस सेल में लिखी हुई है, A2 में, A कॉलम सेकेंड रो, इज इक्वल टू A, कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, 2 प्लस का साइन, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन जो कि स्टार है। एक्सेल में मल्टीप्लाई होता है स्टेरिक से, स्टार से, और मल्टीप्लाइड बाय B2। अब देखो कि A2 और B2 दोनों को सिलेक्ट कर लिया और वो बता रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंटर करेंगे तो उसने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। अब हम ये फार्मूला बार बार क्यों लिखें, हम एक ही दफ़ा इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करते हैं, जैसे मैंने कॉपी का बताया था रूल। इन तीनों सेल में ये फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं। मैंने जैसे बताया था कि जब हम फार्मूला एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो सेल रेफरेंसेस वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। जैसे यहाँ पे A2 मल्टीप्लाइड बाय B2 था, आगे पेस्ट करेंगे तो वो A3 मल्टीप्लाइड बाय B3 खुद ब खुद कर देगा। तीनों सेल सेलेक्ट किए,
और मैंने बताया था कि एंटर का बटन प्रेस करें, वो फॉर्मूला इन तीनों में आ गया। वैल्यूज़ अपडेट कर दी उसने। ये क्या है, A3 इंटू B3, A4 इंटू B4, A5 इंटू B5। एक तरीका तो ये है कि आप एक जगह से फॉर्मूला कॉपी करें, जितने सेल्स में पेस्ट करना है सबको सिलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस कर दें। इसका एक दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस सेल को सिलेक्ट करें, तो सिलेक्टेड सेल के बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे ये एक बॉक्स सा बना आ रहा है छोटा सा ग्रीन कलर में। जब आप इस बॉक्स के ऊपर आएंगे, डॉट के ऊपर आएंगे, तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। लेफ़्ट क्लिक को प्रेस किए रखें और नीचे की तरफ आते जाएं। जितने सेल्स तक वो फार्मूला ड्रैग करना चाहते हैं ड्रैग करें, क्लिक को रिलीज़ कर दें, ये फार्मूला खुद ब खुद आ गया। ये फार्मूला क्या है, ये टोटल है। जिस तरह हमने इन चारों का टोटल यहाँ पे किया है, हम इन चारों का टोटल यहाँ पे करना चाहते हैं, तो हम ये वाला फार्मूला कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे, या यहाँ सेलेक्ट करके और इसी तरह इस डॉट के ऊपर जाएं, प्लस का साइन आए, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करें और इस राइट साइड पे ड्रैग कर लें, तो ये फार्मूला यहाँ पेस्ट हो गया। उसने खुद ब खुद इन चारों को ऐड करके वैल्यू 385 कैलकुलेट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। कहता है व्हाट शुड द फॉर्मूला बी इन सेल C3। C3 किधर है, ये है C3, C कॉलम और थर्ड रो। हमने देखा कि इस C3 में जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, ये C कॉलम और ये थर्ड रो, तो ये फॉर्मूला है हमारा A3 मल्टीप्लाइड बाय B3। तो उसने हमें बताया क्या होगा, सेल C3 में फॉर्मूला होगा A3 मल्टीप्लाइड बाय B3। और सेल C6 में क्या होगा, ये है C6। C6 में हमारा फॉर्मूला होगा ये सम का फॉर्मूला, ये सम C2 से C5 तक हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने सम का लगा दिया। एक और उसने बताया कि द फॉलोइंग स्प्रेडशीट हैज सेट अप टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन 20 सेट्स ऑफ डाटा रिलेटिंग टू प्रोडक्ट X एंड Y। 1 और आगे 25 लिखा हुआ, बीच में से रोज़ उसने स्किप की हुई हैं, हमें नहीं उससे गर्ज के क्यों स्किप किए हैं, बस वो बता रहा है। अब A में उसने x लिखा, B में y, C में xy, D में x रेज टू पावर 2, x स्क्वेयर लिखा है। ये जो उल्टा V है इसका मतलब होता है पावर, तो x रेज टू पावर 2 इसका मतलब x स्क्वेयर, और y रेज टू पावर 2 y स्क्वेयर। ये आपका जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में या फोरकास्टिंग टेक्निक में आपका रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह के फार्मूलाज हैं, ये वो फार्मूला आप एक्सेल में कैसे लगाएंगे उसको बता रहा है। व्हाट फार्मूला इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हमें डेफिनेटली पता है कि वो हम जो ऊपर हमने पढ़ा हुआ है बी, तो बी जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, तो वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो आपको बी का फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमें डेफिनेटली डाटा दिया होगा तो हम उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे। ये एक उसने क्वेश्चन बना के दिया, कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट, द सेल्स C1 to C12 कंटेन द बजटेड मंथली सेल्स यूनिट फॉर द 12 मंथ। यानी ये अगर स्प्रेडशीट ओपन करें, एक खाली वाली ओपन कर लेते हैं, C1 से लेके C12 तक, यहाँ तक कहते हैं इन सब में 12 महीनों की सेल्स लिखी हुई है, यूनिट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। बजट बनाया हमने अगले साल का और उसमें 12 महीने की बजटेड सेल यूनिट हमने लिख दी है। विद जनवरी सेल्स इन C1, जनवरी की जो सेल्स हैं वो हमने C1 में यहाँ लिखी हैं, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, उस तरह नीचे तक C12 तक हमारा दिसंबर आ जाएगा। द कंपनी पॉलिसीज फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ईच मंथ टू बी 10% ऑफ बजटेड सेल्स। कहता है कि किसी भी मंथ की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो 10% होगी बजटेड सेल्स का। अच्छा, एक वैल्यू हम कुछ लिख लेते हैं अपने पास से, 100 से शुरू कर लेते हैं। 100 है, इसमें 120 है, 140 है, 150 है, 165, 180 कर लेते हैं,
तो ये 6 वैल्यूज़ बैरल हमने एंटर कर ली। तो ये सपोज बजटेड सेल यूनिट हैं अगले साल के पहले 6 महीनों का, उसने 12 का कहा, हम 6 का डाटा लिखा है। हमें वो बता रहा है कि जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है ना वो 10% है, यानी जितनी भी उस मंथ की सेल होंगी उसका 10% फिनिश गुड की इन्वेंट्री होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल जनरेट द बजटेड प्रोडक्शन। अब एक्सेल को यूज़ कैसे करना है, अगर आपका क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड, स्प्रेडशीट से रिलेटेड आता है तो इसके लिए आपको एक्सेल में माहिर होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको अपने सब्जेक्ट के बेसिक फार्मूलाज यानी नॉलेज भी होना चाहिए। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बजटेड प्रोडक्शन का फार्मूला होता है वो क्या होता है। उसको हम यहाँ लिखें अगर यहाँ ऊपर, तो जो प्रोडक्शन बजट का फार्मूला आपको बजट वाले चैप्टर में से याद होना चाहिए कि प्रोडक्शन बजट का जो फार्मूला है वो ये है कि हमारी जितनी बजटेड सेल्स होंगी, ठीक है, बजटेड सेल्स, इसमें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और जो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है उसको माइनस करेंगे। ये आपका बजटेड प्रोडक्शन का फार्मूला है, प्रोडक्शन बजट का या बजटेड प्रोडक्शन का फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ही आप एक्सेल का जो क्वेश्चन है स्प्रेडशीट का उसका आंसर दे सकेंगे। वो सिर्फ एक्सेल की चीज़ें तो नहीं पूछ रहा, स्प्रेडशीट की चीज़ें तो नहीं पूछ रहा, वो तो आपसे बेसिक नॉलेज भी टेस्ट कर रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अब कहते हैं मई में आपने फार्मूला लगाना है कि मई के मंथ में हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो मई के मंथ में हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, हम ज़रा शीट पे आते हैं वापस। यहाँ मंथ के नाम भी लिख लेते ताकि हमें ना थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब देखिए मैंने जनवरी और फरवरी लिखा है सिर्फ, बाकी महीनों के मैं नाम नहीं लिख रहा। मैं जन और फेब दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ये जो डॉट बना हुआ है इसको क्लिक से प्रेस करके रखूँगा, लेफ़्ट क्लिक, और नीचे ड्रैग करूँगा तो वो अप्रैल मई जून तक सारे महीनों के नाम खुद ही लिख देगा। यानी वो फॉलो कर रहा है पैटर्न को और वो देख रहा है कि अच्छा ऊपर जनवरी फरवरी लिखा है तो आगे मैंने ये लिख देना चाहिए मुझे। वो खुद एक्सेल में इस तरह की चीज़ें हैं। कहते हैं मई में, ये मई है और इसकी आपको ये दी हुई है बजटेड सेल यूनिट्स। तो बजटेड सेल्स फार्मूला क्या है, बजटेड सेल्स इज इक्वल टू, बजटेड सेल्स किस सेल में लिखी हुई है, C5 में, इज इक्वल टू C5। हमने इसमें प्लस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में उसने बोला है कि जिस महीने की सेल यूनिट है उसका 10% उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। यानी हम इसमें प्लस करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करनी है ना। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, जो C5 यानी जो भी हमारी करंट मंथ की सेल है वो C5 में लिखी हुई है, इसका 10% लेने का तरीकाकार ये है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दे 0.1 के साथ। तो ये आगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी C5 को यानी 165 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी मई के लिए। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो माइनस करना है। अब डेफिनेटली मई के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री वो होगी जो अप्रैल के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। तो अप्रैल के लिए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो अप्रैल की सेल यूनिट का 10% थी। अब अप्रैल की सेल आपको पता है कि वो लिखी हुई है C4 में। आप सेल रेफरेंसेस ये देख सकते हैं कि ये मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो वो C4 उधर लिखा हुआ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 के साथ, यानी 10% लेना ना मैंने। तो अब मैं एंटर करूँगा ना जब इसको, तो ये मेरी एक्सेल ने मुझे बता दिया कि मुझे मई के मंथ में 166.5 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये मेरा प्रोडक्शन बजट वो कैलकुलेट करके भी बता रहा है। बेसिकली उसने ये नहीं पूछा कि वो कितना होगा क्योंकि वैल्यूज़ तो नहीं दी, उसने फार्मूला पूछा है। अब आप देखो कि हमने जो फार्मूला लिखा है वो क्या था और ये फार्मूलाज क्या उस तरह के दिए में। अच्छा, अब इसने एग्जैक्ट, अच्छा जो हमने फार्मूला लिखा है ना हम उसको थोड़ा यहाँ पे ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा फार्मूला था, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ
और इसको मैं जाके ना यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ सहूलत के लिए, ऐसे। अब यहाँ मैं कर लेता हूँ उसको पेस्ट, सॉरी, ये फॉर्मूला हमने एक्सेल में लगाया, लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला उसने नहीं दिया हुआ, मतलब C5 प्लस C5 इंटू 0.1 माइनस C4 इंटू 0.1, ये फार्मूला तो उसने कहीं पे नहीं दिया हुआ। लेकिन उसने हमें जो फार्मूला दिया हुआ है ना, वो इस तरह के, ये है C5 और ये भी है C5। C5 में हम 10% ऑफ C5 ऐड कर रहे हैं, तो जब हम C5 में 10% ऑफ C5 ऐड करेंगे ना, तो C5 हो जाएगा हमारा 110%। तो 110% का फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय C5, क्योंकि C5 में हम C5 का ही 10% लेके ऐड करें या C5 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर ले, बात एक ही है। हम ओरिजिनल फार्मूला में तो ये कर रहे हैं कि C5 में हम C5 का ही 10% लेके ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम C5 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आंसर वही होगा। और इसमें से माइनस कर रहे हैं 0.1 इंटू C4 या C4 इंटू 0.1, तो ये फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो सी ऑप्शन से रिलेटेड। अभी हम यहाँ पे C6 लिखा हुआ है, शायद ऊपर से क्वेश्चन हमने सही तरह पढ़ा नहीं, तो दोबारा उसको क्वेश्चन को देखते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ईच मंथ टू बी 10% ऑफ द बजटेड सेल यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ सॉरी, अब बेसिकली वो करंट मंथ का नहीं कह रहा था, वो फॉलोइंग मंथ का कह रहा था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अगले महीने की सेल का परसेंटेज है। तो इसमें फिर डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन क्यों बनेगा? वो इसलिए बनेगा कि हम जब इस फॉर्मूला को करेक्ट करेंगे ना अगर, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, हमने मई की सेल्स लिखी है C5 में, मई की क्लोजिंग इन्वेंट्री है जून की सेल का 10%, जून की सेल लिखी हुई है हमने C6 में, तो मई की सेल C5, इसमें हमने ऐड कर लेना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर्मूला बजटेड प्रोडक्शन का यही होता है कि सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10% यानी 0.1 ऑफ C6, फॉलोइंग मंथ है अगला मंथ तो C6, और माइनस कर लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो डेफिनेटली फिर ओपनिंग इन्वेंट्री इसी महीने का 10% होगी, यानी 0.1 इंटू C5। अब ये C5 माइनस 0.1 ऑफ C5 यानी 10% ऑफ C5, तो C5 में से 10% ऑफ C5 माइनस करेंगे, पीछे रह जाएगा 90% ऑफ C5। तो 90% ऑफ C5 का मतलब है कि C5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें, और प्लस ये जो 0.1 इंटू C6 है वो प्लस कर लें, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो इस लिहाज से बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा तो ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ये स्प्रेडशीट का भी आपका कंप्लीट हो गया। इतना सही नॉलेज है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें से क्वेश्चन वैसे भी नहीं आते। इसको बार बार देखें और किट के क्वेश्चन करें। जो चीज़ समझ नहीं आती उसको जिस तरह मैंने समझाया आपको फार्मूला के बेसिक फार्मूलाज जो आपको बुक में दिए हुए हैं, उस टॉपिक के बेसिक फार्मूला को जब आप देखेंगे फिर एक्सेल पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा।